गरीब मायके में आए नंद के अमीर ससुराल वाले। स्वरा के परिवार में उसकी सास, ससुर और एक नंद थी। स्वरा एक गरीब परिवार की लड़की थी और उसके ससुराल वाले भी गरीब ही थे। ये लीजिए माँ, बाबा, चाय। शुक्रिया बहू। शुक्रिया जैसी तो कोई बात नहीं है बाबा। कितनी अच्छी है हमारी बहू। ऐसी बहुएं तो किस्मत वालों को ही मिलती हैं। सब कुछ सही चल रहा था। घर छोटा था, लेकिन उस छोटे घर में रहने वाले लोगों के दिल बहुत बड़े थे। सभी खुशी खुशी रह रहे थे। चलो तो कल्पना मैं चलता हूँ। ठीक है। बहादुर अपने काम पर चला गया। स्वरा और कल्पना भी अपने अपने कामों में जुट गई। तो वहीं दूसरी तरफ जूली कॉलेज में थी। जरा सुनिए जी। वो यहाँ पर रूम नंबर 16 कहाँ पर है? वो यहाँ से दाईं ओर है। यहाँ से दाईं ओर? अच्छा ठीक है। जूली जैसे ही आगे बढ़ी, उसका दुपट्टा कार्तिक की घड़ी में अटक गया और वो बिना कुछ बोले उसके पीछे पीछे जाने लगा। जी, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? वो आपका दुपट्टा। दुपट्टा? ओह अच्छा। जूली ने अपना दुपट्टा कार्तिक की घड़ी से निकाला और वो चली गई। कार्तिक उसे जाते हुए देखने लगा। ये कौन थी? कार्तिक भी वहां से आ गया। कुछ देर बाद जूली अपनी क्लास से बाहर आ रही थी, तभी अचानक उसकी टक्कर कार्तिक से हुई। तुम फिर से? हेलो, हम फिर मिल गए। जूली वहां से जाने लगी। एक मिनट रुको, अपना नाम तो बताती जाओ। जूली थोड़ा शर्माई। जूली। अरे वाह। कार्तिक और जूली में वहीं रुककर काफी देर बातें हुई और उन दोनों में दोस्ती हो गई। यही सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा और एक दिन कार्तिक ने मौका देखकर जूली से अपने प्यार का इजहार कर दिया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जूली चुप हो गई। कुछ बोलो भी। मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ कार्तिक, लेकिन हम दोनों की राहें बहुत अलग हैं। मेरे और तुम्हारे स्टैंडर्ड में बहुत फर्क है। अरे छोड़ो ये बेकार की बातें। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्लीज मान जाओ। कार्तिक ने जूली को मना लिया और वो अगले ही दिन उसके घर रिश्ता लेकर पहुंच गया। आपकी बेटी पर हमारे बेटे का दिल आ गया है। अब तो ये इसी से ही शादी करेगा। हमें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप हमें अपने घर की लक्ष्मी दे दीजिए। गरीब माँ बाप के लिए अपनी बच्ची का अमीर घर में रिश्ता होना बहुत बड़ी बात थी। उसी दिन रिश्ता पक्का हो गया और कार्तिक के घर वालों के जाने के बाद, अरे वाह, अब तो तुम खुश होगी ना जूली? दैट्स राइट, मैं बहुत खुश हूँ। अब आखिरकार मुझे इस छोटे घर और गर्मी से छुटकारा मिल जाएगा और अभी कुछ दिनों में मैं महलों की रानी बन जाऊंगी। ये तुम्हारा मायका है, तुम इसके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मुझे मत सिखाइए, समझी? मुझे पता है आप मुझसे जल रही हो भाभी जी, क्योंकि आपको कोई अमीर ससुराल नहीं मिला। जूली का बर्ताव अचानक ही बदल चुका था। वो बहुत ही घमंडी हो चुकी थी। इसी तरह से दिन बीत गए और उसकी शादी हो गई। जूली अपनी ससुराल में बहुत मग्न थी कि तभी कार्तिक उसके पास आया और बोला, जूली तैयार हो जाओ, पग फेरे की रस्म के लिए जाना है। पग फेरे की रस्म के लिए? ना बाबा ना, मैं अब वापस से उस जेल में नहीं जाऊंगी। कितनी मुश्किल से तो वहां से जान छूटी है। ये क्या बात हुई जूली? तुम अपने मायके जाने से इनकार कर रही हो? अरे उन लोगों ने ही तुम्हें बचपन से अब तक पाल पोस कर बड़ा किया है, तो तुम उन्हें भुला कैसे सकती हो? सिर्फ बड़ा ही किया है, वरना और उन लोगों ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। तभी वहां चित्रा आ गई। बहू तैयार नहीं हुई अब तक? जल्दी कर, पग फेरे की रस्म भी तो करनी है। चित्रा जूली को ऑर्डर देकर वहां से चली गई। जूली को ना चाहते हुए भी अपने मायके जाना पड़ा। वो एक बड़ी गाड़ी में बैठकर गहनों से लिपटी हुई अपने मायके पहुंची। नमस्ते समधी जी, समधन जी। नमस्ते नमस्ते। अंदर आइए ना। जूली की सास, पति, ससुर और जूली घर के अंदर गए। घर बहुत छोटा था और उसमें एक चटाई बिछी हुई थी। ओह गॉड, क्या आप लोग मेरे ससुराल वालों के स्वागत के लिए कुर्सियां भी नहीं ला सकते थे? ये इतनी अजीब सी चटाई बिछा दी है। अपनी बेटी का ऐसा अजीब सा बर्ताव देखकर कल्पना और बहादुर को अजीब लगा। सभी के बैठने के बाद स्वरा ने सभी को पानी लाकर दिया। लो जूली, पानी। सभी शांति से पानी पी रहे थे कि तभी वो बोली, पूरा मुंह खराब कर दिया।
तुम मेरे ससुराल वालों के लिए ठंडे पानी का इंतजाम नहीं कर सकती थी? इतनी गर्मी में कितना गर्म पानी पिला दिया। कोई बात नहीं, वैसे भी ठंडा पानी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, हमें गर्म ही पानी पीना चाहिए। कार्तिक जूली की बात काटता हुआ बोला। कुछ देर बाद खाने का वक्त हुआ। स्वरा ने सभी की प्लेटों में खाना परोसा और सभी ने खाना खाना शुरू किया। क्या हुआ जूली, तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है? खाना पसंद नहीं आया क्या? शट अप। एक बात बताओ, जब तुम ये जानती थी कि मेरे ससुराल वाले आज पगफेरे के लिए आएंगे तो तुम एक पंखे का इंतजाम भी नहीं कर सकती थी क्या? अरे जानती भी हो कि ये लोग कितने अमीर लोग हैं। इतनी गर्मी में खाना खिलाते हुए आप में से किसी को भी शर्म नहीं आई? बस करो जूली, अभी 4 दिन पहले तुम भी इसी घर में रहती थी। तुम्हारी ससुराल वाले यहाँ पर खुश हैं तो फिर तुम्हें क्या दिक्कत है? मुझे क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत ही दिक्कत है। मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन जबरदस्ती मेरी सास और कार्तिक जी मुझे यहाँ ले आए। जानती हो मेरी ससुराल में एक ही कमरे में एसी है, कूलर है, किचन में बड़ी बड़ी फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, और एक ये है मेरा मायका। मुझे तो इसे अपना मायका कहने में भी शर्म आ रही है। पता है, आज तुमने मेरी माँ की कही बात को सच कर दिया जूली। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि अमीर लोगों के बंगले भी पत्थर के होते हैं और दिल भी, लेकिन अमीरों में जाकर तुम भी ऐसी ही हो जाओगी, इसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी उम्मीदों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? हाँ, यहाँ पर कितने मच्छर हैं। कार्तिक जी, चलिए यहाँ से, मैं अब और यहाँ नहीं रुक सकती। जूली अपने ससुराल वालों को वापस ले गई। इसी तरह कई महीने बीत गए। वो अपने मायके वालों को झूठे मुंह भी नहीं पूछती थी, लेकिन एक दिन एक अनहोनी हो गई। कार्तिक की कंपनी में आग लग गई और सारा माल जल गया। अब उनसे उनका घर छीनने तक की नौबत आ चुकी थी। माँ, बाबा, जूली, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि अब हम लोग कहाँ जाएंगे। ये घर भी अब हमारा नहीं रहा। इतना ज्यादा बेबस तो मैंने खुद को कभी भी महसूस नहीं किया। अपने सास ससुर और पति का उतरा हुआ चेहरा देखकर जूली को और कोई रास्ता नजर नहीं आया। आप चिंता मत कीजिए, चलिए हम सभी मेरे मायके चलते हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी माँ और बाबा हमें वहाँ आने से कभी मना नहीं करेंगे। जूली पैदल ही अपने मायके पहुंची। सभी ने उनका बड़े अच्छे से स्वागत किया, लेकिन जूली की नजरें अपनी भाभी और माँ बाबा के सामने नहीं उठ पा रही थी। क्या हुआ जूली? इतना सुनते ही वो रोने लगी। मुझे माफ कर दो भाभी, माँ, मैं सच में बहुत बुरी इंसान हूँ। जूली ने रोते हुए अपने परिवार से माफी मांगी। अब उसका घमंड पूरी तरह टूट चुका था और फिर से पुरानी जूली वापस आ चुकी थी। इसीलिए तो कहते हैं कि इंसान को कभी भी अपनी किसी भी चीज का इतना घमंड नहीं करना चाहिए कि बाद में वो अपना मुंह दिखाने के लायक ही ना रहे, क्योंकि वक्त कभी किसी का एक जैसा नहीं रहता है। अपनी भाभी के कहे शब्द जूली के कानों में गूंज रहे थे। अब उसका घमंड पूरी तरह टूट चुका था और सब कुछ सही हो गया। गिरिधर बेहद गरीब था। सालों पुराना कच्चा घर जिस पर छप्पर की छत चढ़ी थी, मिट्टी का एक चूल्हा और 4 बर्तन और रस्सी पर टंगे कुछ कपड़े, यही उनके गुजारे का सामान था। साल के ज्यादातर महीने उस गरीब परिवार को प्रचंड बेरोजगारी से जूझना पड़ता। रोज की तरह गिरिधर थका हारा घर आता है कि तभी जमुना कहती है, आजी आ गए आप? संध्या बेटी, बापू के लिए पानी ले आ। ये लो बापू, पानी। गिरिधर पानी पी लेता है, मगर उस गरीब बाप के चेहरे पर गड़ी लाचारी के साथ आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अजी क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? रो नहीं तो और क्या करूं भगवान, अब के बरस बिटिया 22 की हो जाएगी। गांव के सभी लड़कियों की शादी हो गई, बस अपनी संध्या ही बच गई है। अरे पता नहीं इस गरीबी के कारण हमारी संध्या की डोली उठेगी भी कि नहीं। हाजी, भगवान पर भरोसा रखो। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तुम देखना हमारी संध्या की शादी अच्छे घर में होगी। चलो अब खाना खा लो। ऐसे ही दिन ढलते जाते हैं, मगर गरीबी के कारण हर रिश्ते संध्या को ठुकरा कर चले जाते हैं। मगर एक दिन हरिश्चंद्र का परिवार उनके घर आता है। संध्या की सादगी, स्नेहलता और हरिश्चंद्र के मन में घर कर जाती है और आखिरकार एक गरीब की बेटी एक अमीर घर की बहू बन जाती है। विदाई के समय गिरिधर हाथ जोड़कर कहता है, अरे समधी जी, मुझ गरीब की हैसियत तो आपके धूल बराबर भी नहीं है। ये तो आपका बड़प्पन था जो आपने मेरी बेटी को बहू बनाया। मैं तो दहेज में एक सिक्का भी नहीं दे सका। अरे समधी जी, आपने तो अपने घर में अंधेरा करके अपने घर की रौनक हमें दे दी। इससे बड़ा दहेज और क्या हो सकता है।
बेफिक्र रहिए, बहू नहीं बेटी लेकर जा रहे हैं हम। सच ही तो है, जो माँ अपनी बेटी को 9 महीने अपने खून से सींचती है और गर्भ में ढोकर पैदा करती है और उसका पिता उसे पाल पोस कर बड़ा करता है, वही बेटियां एक दिन पराई हो जाती है। हर लड़की की तरह संध्या अपने अमीर ससुराल में ढल गई। वहीं गिरिधर ने भी दिन रात खेतों में खटनी करके कुछ पैसे जोड़ लिए। जमुना, ये पैसे लो और इसे संध्या और उसके ससुराल वालों के लिए कुछ तोहफे और दहेज का थोड़ा बहुत बर्तन सामान ये खरीद लाना। कल हम संध्या के घर जाएंगे। जी अच्छा। अगले दिन संध्या के मायके वाले संध्या के ससुराल आए। उन्हें देखकर संध्या की आंखें भर आईं, मगर कीर्ति, जो कि स्नेहलता की बड़ी बहू थी, उसने कहा, ओह गॉड सासू माँ, देवरानी जी के मायके वाले तो बहुत ही गरीब हैं। बड़ी बहू, ये कोई समय है इन सब बातों का? किचन में जाकर बहू के मायके वालों के लिए नाश्ता लाओ। उस घड़ी तो स्नेहलता ने बात संभाल ली। समधन जी, हम दान दहेज में कुछ दे नहीं सके, इसीलिए अभी थोड़ा बहुत सामान लाए हैं, आप देख लीजिए। मगर भाई साहब, इस सब की क्या जरूरत थी? रख लीजिए बहन जी, हमारा मन रह जाएगा। सास बहू के गरीब मायके वालों को सोफे पर बिठाती है। कीर्ति नाश्ते से भरी ट्रे लाकर उनके सामने रखती है। माँ बापू, नाश्ता कीजिए ना। हाँ हाँ आंटी जी, अंकल जी खाइए ना, वैसे भी मुफ्त का मिला किसको महकता है, और हाथ से पहले इतना महंगा नाश्ता तो आपको नसीब भी नहीं हुआ होगा। ये ब्रांडेड बिस्किट हैं, इसे खाते ही स्वाद मुंह में घुल मिल जाता है। वैसे भी जिस गरीबी में आप जीते हैं उसमें तो रूखी सूखी रोटी खाकर ही काम चलाना पड़ता होगा। कीर्ति संध्या के गरीब मायके वालों की बहुत बेइज्जती करती है। तभी राजीव उसे आंखें दिखाते हुए कहता है, दिस इज टू मच कीर्ति, ये तुम क्या अनाप शनाप बोल रही हो? राजीव, मैंने इसमें गलत क्या बोला है? अब गरीब को गरीब नहीं बोलेंगे तो अंबानी और टाटा बिरला तो बोलेंगे नहीं, क्यों आंटी? कीर्ति की ऐसी बातें सुनकर संध्या के गरीब मायके वालों का मन छोटा हो जाता है, मगर बेटी का मुंह देखकर वह चुप रह जाते हैं। तभी जमुना लाए हुए कपड़े ससुराल वालों को देने लगती है। समधन जी, ये साड़ी आपके लिए है। समधी जी, ये शॉल आपके लिए। राजीव बेटा, ये आपके लिए। और कीर्ति बेटी, ये साड़ी तुम्हारे लिए, शायद तुम्हें पसंद आए। और ये फ्रॉक नित्या के लिए। वाह माँ, देखो ना चाची के मायके वाले मेरे लिए कितनी सुंदर सी फ्रॉक लाए हैं, थैंक यू। नित्या जमुना के हाथ से फ्रॉक ले लेती है। तभी कीर्ति वह फ्रॉक नित्या से छीनकर कहती है, नो नित्या, तुम ये फ्रॉक नहीं पहनोगी। मगर कीर्ति बहू, अगर नित्या ये फ्रॉक पहनना चाहती है तो परेशानी क्या है? क्योंकि इस फ्रॉक की बुरी क्वालिटी चीख चीख कर कह रही है कि ये फुटपाथ की खरीदी हुई है। अगर मेरी बच्ची को रैशेस हो गए तो? लेट्स गो नित्या। कीर्ति अपनी झूठी अमीरी का रौब झाड़कर नित्या को जबरदस्ती खींचकर कमरे में ले जाती है। अपने मायके वालों की इतनी बेइज्जती होता देख बेचारी बहू को बहुत बुरा लगता है। अच्छा संध्या बेटी, हम चलते हैं। समधी जी, समधन जी, खाना तो खा कर जाइए। नहीं समधन जी, आप चलते हैं। इस तरह खुश मन से आए मायके वाले भरी आंखों के साथ वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद बहू फूट फूट कर रोती है। स्नेहलता का मन बस अपनी बड़ी बहू के घमंडी स्वभाव में घुले जा रहा था। क्या हुआ भाग्यवान, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मगर बड़ी बहू ने संध्या बहू के मायके वालों के साथ जो किया वो अच्छा नहीं किया। उसे ये समझना होगा कि रिश्ते अमीरी और गरीबी देखकर नहीं निभाए जाते, बल्कि दिल से निभाए जाते हैं। अरे हम करें भी तो क्या? हमें कैसे भी बहू का ये घमंड तोड़ना होगा, वरना एक दिन ये घर टूट जाएगा। अपनी बड़ी बहू को बदलने के लिए स्नेहलता और हरिश्चंद्र एक चाल चलते हैं। फिर एक सुबह जब कीर्ति सुबह सुबह अपने कमरे से बाहर आती है तो हॉल में सभी का सूटकेस देखकर कहती है, सासू माँ, ससुर जी, राजीव आप कहीं जा रहे हैं क्या, जो ये सूटकेस पैक किया है? बड़ी बहू, हम संध्या बहू के मायके जा रहे हैं। मगर माँ जी, हम वहां जा ही क्यों रहे हैं? क्योंकि अब ये घर हमारा नहीं रहा कीर्ति। हमारे बिजनेस को बड़ा घाटा लगा है, जिसकी भरपाई में इस घर की बोली लग चुकी है। ये तो संध्या के मायके वालों का बड़प्पन है जो इस दुख भरी घड़ी में वो हमारे साथ खड़े हैं। बहू, तू नित्या को लेकर अपने मायके चली जा, क्योंकि अभी हमारा खुद का ठिकाना तो रहा नहीं, और फिर तू वहां एडजस्ट कैसे करेगी? बट सासू माँ, आप तो जानती हैं, डैडी ने दूसरे शहर घर शिफ्ट कर लिया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मैं वहीं एडजस्ट कर लूंगी, चलिए। इसके बाद संध्या अपने ससुराल वालों के साथ मायके आती है और जमुना कुर्सी पोंछ कर सभी को बैठाती है। आइए बहन जी, हमारे गरीब घर में आपका स्वागत है। कीर्ति बेटी, तुम खड़ी क्यों हो, बैठो ना।
कीर्ति ससुराल वालों के बीच में बैठ जाती है, जिसके बाद जमुना रसोई में जाकर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती है, जिससे पूरे घर आंगन में धुआं फैल जाता है। इस पर कीर्ति मन ही मन कुड़कुड़ाती हुई बोलती है, ओह गॉड, कहाँ तो आज तक मैंने घी में चुपड़ा खाना खाया था, बट इस गरीब खाने में रूखी सूखी रोटी खाकर ही रहना पड़ेगा। कीर्ति ऐसा सोच ही रही होती कि इतने में जमुना पकवानों से भरी थाली संध्या के ससुराल वालों के सामने परोसती है। ये लो बेटी, पकवान खाओ। वाह, ये खाना कितना यम्मी है माँ, तुम भी खाओ ना। सभी खाना खाते हैं और गिरिधर उन्हें हवा करता है। कीर्ति नाश्ता खाने लगती है, तभी खाना कीर्ति के गले में फंस जाता है। तभी संध्या कीर्ति को पानी पिलाती है। जेठानी जी, उम्मीद है मेरे गरीब मायके के ग्लास से पानी पीकर आपकी अमीरी या शान में कोई घटी नहीं आई होगी, क्योंकि आपको तो इम्पोर्टेड ग्लास से पानी पीने की आदत है, मगर मेरे गरीब मायके में बने पकवान भी उतने ही मीठे होंगे जितना कि आपका महंगा नाश्ता। कीर्ति संध्या की किसी बात का कोई जवाब नहीं देती। थोड़ी देर में शाम ढल जाती है, जिसके बाद गिरिधर और जमुना अपने कमरे में ससुराल वालों को सोने की जगह देकर कहते हैं, समधन जी, समधी जी, कीर्ति बेटी, आप सभी यहाँ आइए, यहाँ सोइए। मगर फिर आप कहाँ सोएंगे? अरे हम आंगन में सो जाएंगे, वहाँ ताजी हवा चल रही है। ये सुनकर कीर्ति शर्म से भर जाती और संध्या के मायके वालों से माफी मांगती है। आंटी जी, अंकल जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी आंखें अमीरी के घमंड से भर गई थी, इसलिए मैंने उस दिन आपकी बहुत बेइज्जती की, शायद इसलिए अब वो रही सी नहीं रही। मगर अब मुझे समझ आ गया कि मेरी अमीरी कब छिन जाए कुछ नहीं पता, मगर रिश्ते सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। बस बेटी चुप हो जाओ, तुम हमारे लिए संध्या के जैसी हो, रो मत। बड़ी बहू, हमारा घर आज भी हमारा है। हमने तुझे झूठ इसीलिए कहा कि तू देख सके कि एक गरीब के घर की मेहमान नवाजी अमीरों से कहीं ज्यादा बढ़कर होती है। आखिर में संध्या अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर ससुराल लौट आती है। कीर्ति के लिए अब रिश्तों के मायने पहले जैसे नहीं रहे। अब जब कभी संध्या के मायके वाले वहां आते तो कीर्ति खुशी से भरकर उनका स्वागत करती।